नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं क्लास 9 का हिस्ट्री का टॉपिक लेकर, और जिसका नाम है नाज़ी पार्टी यानी हिटलर का उदय पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की यह कोशिश किया था कि किन परिस्थितियों में जर्मनी में हिटलर का उदय हो रहा था, किस प्रकार से वर्साई की संधि ने जर्मनी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, और किस प्रकार से आर्थिक महामंदी जिसकी शुरुआत अमेरिका से होती है, परंतु अमेरिका ने जर्मनी में जब डॉब्स प्लान को अचानक बंद कर दिया तो किस प्रकार के हालात जो है वो जर्मनी में उत्पन्न हो जाते हैं, किस प्रकार से वहां के लोग जो है वो बेरोजगारी की मार और भूखमरी से परेशान होकर गले में अपनी तख्तियां लगाकर चौक चौराहों पर खड़े रहते हैं कि मैं किसी भी काम को करने को तैयार हूं। हाँ दोस्तों, इसी परिस्थिति में हिटलर का उदय होता है, क्योंकि उसमें काबिलियत थी लोगों को सपने दिखाने की। उसमें वो क्षमता थी कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। मैंने बतलाया था कि हिटलर की बातों में वो जोश था, हिटलर के बातों में वो दम था, जिससे लोग जो है खास करके युवा वर्ग जो थी वो हिटलर की बातों को सुनकर उसकी ओर आकर्षित होते हुए चले जा रहे थे। ऐसे ही परिस्थितियों में जब वर्ष 1929 ईस्वी का चुनाव होता है जर्मनी में, तो जर्मन संसद के लिए यानी कि जर्मनी में इस नाज़ी पार्टी को बहुत ज्यादा 1929 के चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। 1929 ईस्वी के जर्मन संसद में, यानी यहाँ पे आपको एक बात और भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, 9 क्लास के बच्चों के लिए मैं बतला दूं कि जर्मन के संसद को राइक स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, तो जर्मन संसद को राइक स्टॉक कहा जाता था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, है ना। मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है, तो राइक स्टॉक कहा जाता था। ठीक है, राइक स्टॉक के नाम से उसको जानते थे। ठीक है, तो इस 1929 ईस्वी के चुनाव में नाज़ी पार्टी को मात्र 2.6% वोट मिला। लेकिन मैं बताऊं कि ये वो दौर था जब हिटलर का उत्थान हो रहा था। हिटलर अपने नाज़ी पार्टी को सींचने का काम कर रहा था, और मैंने उसके हर एक तरीके के बारे में बतलाया था कि किस प्रकार से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगा हुआ था, और इसमें हिटलर को काफी सफलता भी मिलती है। क्योंकि जब वर्ष 1932 ईस्वी का चुनाव होता है तो बिल्कुल 1929 ईस्वी की जो परिस्थिति रहती है वो बिल्कुल बदल जाती है। यानी 1929 ईस्वी के चुनाव में नाज़ी पार्टी महज 2.6% वोट प्राप्त करती है, लेकिन जब वही जर्मनी में 1932 ईस्वी में जब चुनाव होती है तो नाज़ी पार्टी को 37% वोट मिलता है, यानी कि 37% वोट प्राप्त करके जर्मनी में नाज़ी पार्टी जो है वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि 1929 और 1932 यानी लगभग 4 सालों में जर्मनी की नाज़ी पार्टी यानी जर्मनी की हिटलर की जो पार्टी थी वो फर्श से अर्श पर पहुंच गई। और इसमें यदि किसी को क्रेडिट दी जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ उस क्रेडिट का हकदार कौन होगा, तो सिर्फ हिटलर होगा, है ना। 1932 के चुनाव में इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल 230 सीट 230 सीट जो है वो जर्मनी को के संसद राइक स्टॉक में 230 सीट जो है वो नाज़ी पार्टी को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार 1932 ईस्वी तक आते आते नाज़ी पार्टी जो थी वो जर्मनी की सबसे मेजर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, और यहीं से जर्मनी में हिटलर का समझिए कि राजनीतिक पूर्ण रूप से
पदार्पण कह सकते हो कि नाजी पार्टी अब बिल्कुल मजबूत बन गई है और वो अपने कार्यों को संचालित करने का काम करेगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड स्लाइड में बच्चों देखोगे, लिख रहा है कि 1932 के चुनाव परिणाम के पश्चात हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। यहाँ पे भी एक सवाल आपसे बनता है कि हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बहुत सिंपल है कि हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना है, तो 1932 ईस्वी में, है ना। तो मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि हिटलर जो है वो 1932 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बन गया था, परंतु उसके सितारे जो थे ना, भाग्य के सितारे अभी भी बुलंद थे, और वो भला कहां चांसलर के पद से संतुष्ट होने वाला था। वह तो जर्मनी की संपूर्ण सत्ता को अपनी मुट्ठी में, अपने वश में करने के लिए वो मानो कि बेताब था। समझ गए ना कि यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो छोटी छोटी सफलताओं से आप संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उससे प्रेरित होकर आप और दोगुने मेहनत करके आप और आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक उसी प्रकार से हिटलर 1932 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर भले ही बन जाता है, लेकिन अभी भी जो उसकी प्यास रहती है, राजनीतिक सत्ता की जो प्यास रहती है, वो बूझती नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए वो और भी ज्यादा बेताब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। तो चांसलर बनते ही सर्वप्रथम उसने जर्मन पार्लियामेंट को क्या कर दिया, भंग कर दिया। मतलब जो जर्मनी की संसद थी उसको उसने क्या कर दिया, भंग कर दिया। और मैंने बतलाया ना कि हिटलर का जो सितारे जो थे ना वो बुलंद थे, और इसी बीच 27 फरवरी, आप लोग स्क्रीन पे भी देखोगे, 27 फरवरी 1932 ईस्वी को जर्मनी के संसद भवन में क्या हो गई, एक रहस्यमय अग्निकांड हो जाती है। यानी 27 फरवरी 1932 ईस्वी को जर्मनी के संसद यानी कि राइट स्टॉक में आग लग गई। आग कौन लगाया, कैसे लगा, इसकी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं थी, परंतु हिटलर जो था अब वो चांसलर बन चुका था और उसे एक मौका मिल गया अपने विरोधियों का दमन करने का। और उसने इस अग्निकांड के लिए जिम्मेवार जो है वो किसको ठहराता है, तो समाजवादियों को, क्योंकि उसके नजर में समाजवादी कम्युनिस्ट जो थे वो क्या थे, बहुत बड़े दोषी मानता था वो उन लोगों को। किस चीज के लिए, वर्साई की संधि के लिए, नाजी पार्टी के लिए वे समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को दुश्मन मानता था। और इसी वजह से उसने इस अग्निकांड का सारा दोषारोपण जो है वो किनके ऊपर मत्थे जड़ दिया, तो समाजवादियों को इसके लिए दोषी वो ठहराता है। और उससे जुड़े हुए तमाम जो प्रमुख नेता थे उन सबों को हिटलर जो है वो जेल में डाल देता है, ताकि वो अपना राजनीतिक मार्ग को और भी बेहतर तरीके से क्या कर सके, प्रशस्त कर सके। ठीक इसी प्रकार से उसने अपने मार्ग को और सरल बनाने के लिए 3 मार्च 1933 ईस्वी को जर्मनी की संसद में एक नया कानून पेश किया जाता है, और उस कानून का नाम है इनेबलिंग एक्ट। बच्चे आप लोग यहाँ पर भी ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि इनेबलिंग एक्ट जर्मनी में कब लागू हुआ, तो 3 मार्च 1933 ईस्वी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कम से कम वर्ष याद रखना है कि इनेबलिंग एक्ट कब लागू हुआ जर्मनी में, तो 3 मार्च 1933 ईस्वी को। अब आपको यहाँ पे मन में सवाल आएगा कि आखिर ये इनेबलिंग एक्ट था क्या। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जर्मनी की जो संसद थी वो वहां का संपूर्ण राइट जो था, संपूर्ण अधिकार जो था, वो 4 वर्षों के लिए हिटलर के हाथों में सौंप दिया। मतलब इनेबलिंग एक्ट के तहत यानी जर्मनी की तमाम शक्तियां जो थी, जर्मनी की तमाम जो राजनीतिक शक्तियां जो थी, वो 4 वर्ष के लिए अब वो किसके हाथों में आ गई, हिटलर के हाथों में आ जाती है। और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया, किसके लिए, तो अपने विपक्षियों के सफाया करने के लिए। और इसी कड़ी में उसने जितने भी जर्मनी के राजनीतिक विपक्षी दल थे, उसने सभी विपक्षी दलों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी जर्मनी
में यदि सिर्फ पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो नाज़ी पार्टी है। यानी एक जर्मनी, एक हीरो, एक पार्टी। अब आप समझ सकते हो कि वो एक हीरो कौन है, तो हिटलर है, और एक पार्टी कौन है, तो वो नाज़ी पार्टी है। यानी जर्मनी में यदि कोई राजनीतिक दल होगा तो वो सिर्फ नाज़ी पार्टी होगा, और जर्मनी का कोई भाग्य विधाता कोई नेता होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर होगा, इसके अलावा कोई नहीं। और किसी में वो हिम्मत नहीं है कि वो हिटलर के अगेंस्ट कुछ बोल सके। इसी बीच 2 अगस्त, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिटलर का मार्ग को प्रशस्त होने में उसके भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलता है। 2 अगस्त 1934 ईस्वी को जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं हिंडेनबर्ग, ठीक है, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे, हिंडेनबर्ग। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, जर्मनी के जो राष्ट्रपति वो कौन थे, हिंडेनबर्ग थे। उनकी मृत्यु हो जाती है 2 अगस्त 1934 ईस्वी को। देखोगे कैसे कैसे मार्ग जो है ना उसका प्रशस्त होते जा रहा है। 32 में मैंने बताया कि चांसलर बना। उसी साल जो है वो फरवरी में उसने अग्निकांड हो जाती है संसद भवन में, समाजवादियों को दोषी ठहरा के उनको जेल में डाल दिया। 33 में इनेबलिंग एक्ट लाया, और इनेबलिंग एक्ट के तहत उसने समस्त राजनीतिक शक्तियों को 4 वर्षों के लिए अपने हाथों में ले लिया। 34 में क्या होता है कि जो वहां के राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग, उनकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही मृत्यु हुआ उसको एक और मौका मिला, बोला कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, सारा यानी राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद अब 2 नहीं होके बल्कि 1 होगा। मतलब हिटलर के अलावा जर्मनी का कोई और भाग्य विधाता नहीं हो सकता है ना। यानी उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद 1 कर दिया, और जर्मनी की जो तमाम शक्तियां थी वो अपने हाथों में ही केंद्रित कर लेता है। और इसी के साथ ही जर्मनी में जो गणतंत्र की स्थापना करने का जो कुछ लोग ख्वाब अभी भी देख रहे थे, उनका ख्वाब मानो कि वो टूट कर बिखर जाता है। अब देखिए हिटलर जो है वो सत्ता में आ गया है। हिटलर जो है वो अपने चुनावी सभाओं में, रैलियों में, मैंने बतलाया था पिछले क्लास के वीडियो में कि किस प्रकार से वो युवाओं से वादा करता था, उनके उज्जवल सुनहरे भविष्य का वादा करता था, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात वो कर रहा था, जर्मनी की खोई हुई जो पहचान थी, उनका जर्मनी का खोया हुआ सम्मान को वापस दिलाने की बात करता था। तो क्या वो सिर्फ वादे ही थे, या वाकई में जब जर्मनी में सत्ता में हिटलर आएगा तो वो कुछ जर्मनी का भाग्य को बदलने की भी वो कोशिश करता है, जर्मनी की दुर्दशा को वो ठीक करने की भी कोशिश करता है। तो इन्हीं सारी चीजों को अब हम लोग समझने की आगे कोशिश करते हैं, है ना। तो यही आपके बुक में भी टॉपिक है कि हिटलर द्वारा जर्मनी का पुनर्निर्माण का कार्य, कि किस प्रकार से हिटलर जो है वो जर्मनी का पुनर्निर्माण करने का काम करता है। तो मैं बतलाऊं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो कि पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, धराशायी हो चुकी थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, धराशायी हो चुकी थी, बर्बाद हो गया था वहां की अर्थव्यवस्था। तो उस धराशायी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए, यानी कि जर्मनी को की अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए उसने वहां के प्रमुख अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाक्त को इसका दायित्व सौंपा। यानी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी हिटलर जो है वो किसको सौंपा, शाक्त महोदय को, जो कि उस समय के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, है ना। और देखिए उसने क्या किया, जब हॉलमार्क शाक्त जो है उनको ये दायित्व मिलता है तो उन्होंने क्या कौन कौन से काम किए, तो उन्होंने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मतलब कि जनता के पास पैसे नहीं है, लेकिन सरकारी बजट से, मतलब सरकार के पैसे से ऐसे कुछ प्लान्स लाए जाए, ऐसे कुछ कार्यक्रम लाए जाए जिससे लोगों को, युवाओं को क्या मिले, रोजगार मिले। यानी 100% प्रोडक्शन भी हो और 100% लोगों को रोजगार भी मिले, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी मिले।
और उनको हॉलमार्क महोदय को अपने इन प्रोग्राम्स में काफी सफलता भी मिलती है, क्योंकि जर्मन का जो प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्स वैगन, आज भी आप इंडिया में देखोगे फॉक्स वैगन की कारें चलती है। तो ये जो जर्मनी की जो सुपर हाईवे बना था, और उस समय जर्मनी में जो कार बन रही थी और लोग उसका यूज करने के लिए स्टार्ट किए थे, वो कंपनी कौन थी? फॉक्स वैगन, है ना, वॉक्स वैगन कार। वो इसी योजना का वो देन था। मतलब अर्थव्यवस्था जो डिरेल हो चुकी थी, बेपटरी हो गई थी, अब वो हॉलमार्क के निर्देश पे, हॉलमार्क के देख रेख में वो अर्थव्यवस्था, जर्मनी की बेपटरी अर्थव्यवस्था जो थी, वो अब पुनः धीरे धीरे पटरी पर लौटने लग गई थी। यानी जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी अब धीरे 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 मजबूत होते जा रही थी, है ना। अब दूसरा पॉइंट में देखोगे आप लोग, लिख रहा है कि एक तरफ साख्त महोदय जो थे, वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको वही दायित्व मिला था कि किसी भी हाल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्या करना है? सुधारना है। दूसरी ओर हिटलर जो है वो अपनी विदेश नीति के तहत जर्मनी को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। मतलब एगो को दायित्व दे दिया गया, तू किसी भी हाल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधार, और बाकी ये जो भाई साहब आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कुछ कर नहीं सकता था, टेक्निकल चीज नहीं कर सकता था, लेकिन युद्ध कर सकता था। और इसी विदेश नीति के तहत ये देखो क्या कर रहा है कि जर्मनी को ये भी अपने स्तर पे मजबूत कर बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या किया? सबसे पहले देखो, ये बहुत खूंखार भी था ना, तो 1933 ईस्वी में ये लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। बोला तेरे के अंदर में हमको रहने का कोई जरूरत नहीं है, जर्मनी को अब लीग ऑफ नेशंस की जरूरत नहीं है, जर्मनी अपना पुनर्निर्माण खुद कर सकता है, और मैं तुम्हारी छत्र छाया में नहीं रह सकता हूं, है ना। और 1936 ईस्वी में उसने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। बोला मेरा है, राइनलैंड पे मेरा अधिकार था, यानी जर्मनी का पहले अधिकार था, और अब वो राइनलैंड भी फिर से किसका होगा? यानी जर्मनी का होगा। मतलब कि वो अपने आस पड़ोस के जितने भी पहले वाले उपनिवेश थे, जिनको वर्साई की संधि में छीन लिया गया था, अब वापस हिटलर जो है उन प्रदेशों को उनसे छीनने की अब शुरुआत कर चुका है। इसी कड़ी में हिटलर सबसे पहला कब्जा किसके ऊपर करता है? तो राइनलैंड का प्रदेश को वो अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, उसने नारा दिया, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। मतलब एक जन, मतलब एक जर्मनी होगा, एक साम्राज्य, एक जर्मन साम्राज्य होगा, और उसका एक नेता होगा। और वो नेता कौन होगा? तो आप समझ सकते हो, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही नेता है। मतलब ये संपूर्ण साम्राज्य का एक ही लीडर होगा, और वो कौन होगा? हिटलर। प्यार से बेटा स्वीकार कर लो, नहीं तो तरीका मेरे पास कुछ और भी है ना। और इसी कड़ी में 1938 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रिया को, ठीक है, पहले राइनलैंड, उसके बाद किसको? ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। मतलब पहले राइनलैंड पे कब्जा किया, फिर ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, इसके बाद सुडेनलैंड। ठीक है, पहले मैंने बताया राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर सुडेनलैंड, और इसके बाद चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। मतलब इन तमाम क्षेत्रों को पुनः वो जीत जीत कर जर्मनी की सीमा में उसे वो शामिल कर रहा है कि ना ये जर्मनी का है, तू छीना था वर्साई की संधि में, वर्साई की संधि के पहले ये मेरा इलाका था, और ये फिर से अब मेरा इलाका रहेगा। मतलब कुल मिला के वो जर्मनी को अपने स्तर से मजबूत बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर हॉलमार्क अपने कार्यक्रम और नीतियों के माध्यम से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे। इसी बीच हॉलमार्क जो है वो एक गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया कि उसने हिटलर को सलाह दे दिया, जो हिटलर को पसंद नहीं था। हिटलर ऐसे हिटलर नहीं था, मैं बार बार आपको बतला रहा हूं कि हिटलर को ये बात पसंद ही नहीं था कि उसके काम में कोई टांग अड़ाए। जो हिटलर चाहे वो उसी काम को करना चाहता था। लेकिन साख्त जो था, जिसको हिटलर ही नियुक्त किया था, उसी साख्त महोदय ने, हॉलमार्क साख्त ने हिटलर को एक सजेशन दे दिया कि आप जो इतना युद्ध में रुपया उड़ा रहे हैं, आप जो गोला बारूद में इतना रुपया उड़ा रहे हैं, उसको कम कीजिए, क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि आप पैसा को पानी की तरह युद्ध में बर्बाद कीजिएगा। लेकिन हिटलर मानने वाला था। बोला बेटा तू हमको सलाह देगा,
हम तुमको नियुक्त किए कि तुम हमको नियुक्त किया है, और तू हिटलर को सिखाएगा। हिटलर को ये बात पसंद नहीं आया, बोला तू निकल पतली गली से, जर्मनी का पुनर्निर्माण हम तेरे बगैर भी कर सकते हैं, है ना। और उसने फौरन ही हॉलमार्शल्क को उसके पद से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद हिटलर जो है वो जर्मनी का आर्थिक जो स्थिति खराब थी उसको सुदृढ़ करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो युद्ध का अपनाया। मतलब उसके पास एक ही नीति थी कि वो युद्ध के माध्यम से ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता था, और इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सीमा का विस्तार में लगा हुआ था। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को वो जीत कर वो जर्मनी में मिलाकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ था। और इसी कड़ी में उसने सितंबर 1939 ईस्वी में पोलैंड पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सारे क्षेत्रों पे बताया, राइनलैंड, सुडेनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, और इसी कड़ी में सितंबर 1939 ईस्वी में उसने किस पर हमला कर दिया, पोलैंड पे। और पोलैंड पर हमला करने की वजह से क्या होता है कि उस जर्मनी का फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी अब युद्ध हो गया, शुरू हो गया। मतलब उसने जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण किया तो फ्रांस और इंग्लैंड जो थे वो भी जर्मनी से नाराज हो गया, और वो भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। और इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो यदि परीक्षा में आपसे पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो सितंबर 1939 ईस्वी में। किस घटना के साथ शुरू हुई, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से, है ना। लेकिन अभी मैंने बतलाया कि जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण करता है, पोलैंड से युद्ध शुरू करता है, कि उसका युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस से भी शुरू होता है। तो हिटलर घबराने वाला आदमियों में से नहीं था, वो और भी मजबूती से इन सब को जवाब देने में लग गया। और मैं आपको बतलाऊं कि 1940 ईस्वी के अंत तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। यानी 1939 में पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड से युद्ध स्टार्ट हो गया, इसके बावजूद भी 1940 के अंत तक हिटलर पूरे विश्व में अपनी ताकत के सर्वोच्च शिखर पर था। लेकिन गलतियां होती है, हिटलर से भी गलती हुआ। उसने जून 1941 ईस्वी में सोवियत संघ रूस पर हमला कर दिया। मैं यहाँ पर एक बात बतलाने की कोशिश करता हूं कि इसके पहले रूस जो था वो जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था। यानी रूस जो था वो जर्मनी के फेवर में था। लेकिन हिटलर को ऐसा शक था कि कहीं सोवियत संघ रूस जो है वो उसके साथ गद्दारी ना कर दे और वो मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल ना हो जाए और वो बेवफाई करे, उससे पहले क्यों ना मैं ही उसके ऊपर हमला कर दूं। और इसी सोच की वजह से हिटलर जो है वो जून 1941 ईस्वी में सोवियत संघ रूस पर हमला कर देता है। और मैं बतलाऊं कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और यहीं से हिटलर का पतन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाता है। किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में घटनाएं जो होती है वो घटित होती है, किस प्रकार हिटलर जो है वो जापान की मदद से अमेरिका तक को चैलेंज करता है, और किन परिस्थितियों में हिटलर हार का सामना करेगा। बने रहिए, मैं बहुत जल्द इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतनी देर तक देखने के लिए।